गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेसन में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज डाइजेशन की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कौन कौन से फूड जो कंपोनेंट्स है कहाँ कहाँ उनका पाचन होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन किस चीज के पाचन में अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फर्स्ट जो अपन ने ऑर्गन की बात की थी वो बात की थी माउथ की। तो माउथ में अपन ने उस दिन डिस्कस किया था कि माउथ में दोनों प्रकार के डाइजेशन पाए जाते हैं, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल, मींस यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक अपन ने डिस्कस किया था कि दांत, दाढ़, जबड़े, जीभ, इनकी हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड के जो बड़े बड़े टुकड़े अपन खाते हैं हाथ की सहायता से, वो मुंह में जाने के बाद मैस्टिकेट होते हैं, मींस उनको चबाने का काम अपना मुंह करता है। चबाकर लार के साथ मिक्स होकर वो बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होते हैं। तो इस केस में जो बड़े पार्टिकल दांत के द्वारा, डाढ़ के द्वारा काटकर छोटे पार्टिकल्स में चेंज करने की जो प्रक्रिया है, ये भी अपने आप में डाइजेशन है, क्योंकि डाइजेशन की परिभाषा ही है कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की ओर। तो जो बड़ा टुकड़ा था वो छोटे में, और छोटा और छोटे में, और वो इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीसेज में टूटता है इनकी हेल्प से, दांत और डाढ़ की हेल्प से। तो मैकेनिकल डाइजेशन। तो दो प्रकार का डाइजेशन यहां पर होगा, एक होगा मैकेनिकल यानी यांत्रिक, और दूसरा होगा केमिकल। केमिकल की अगर बात करें तो जो माउथ होता है उसमें अंदर जो कैविटी पाई जाती है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में केमिकल जो डाइजेशन होता है वो सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम्स की हेल्प से होता है। हमारे माउथ में अगर हमारे केस में बात करें तो 3 जोड़ी, बाकी और एनिमल्स की केस में बात करें तो 4 जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 4 जोड़ी और 3 जोड़ी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जा रही है, वो सैलाइवरी ग्लैंड्स सैलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, और इस सैलाइवा में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले, हमारे केस में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम सैलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन के नाम से जाना जाता है, जो कि जीके में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन द सैलाइवा। तो वहां पर सैलाइवरी एमाइलेज का ऑप्शन नहीं होता, उसका एक कॉमन नेम होता है टाइलिन। तो ये जो टाइलिन करके एंजाइम होता है वो सैलाइवा में पाया जाता है, और सैलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि 3 जोड़ी, ह्यूमन बीइंग के केस में 3 जोड़ी, अदर एनिमल्स के केस में 4 जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये सैलाइवरी ग्लैंड सैलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। अगर उनकी पोजीशन, जो नाम और पोजीशन देखी जाए तो एक होती है इंफ्रा, एक जोड़ी होती है इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल का मतलब, इंफ्रा का मतलब होता है नीचे, और वो ऑर्बिट का मतलब होता है आंख, आंख के जस्ट नीचे, मतलब यहां पर एक एक सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएगी, मींस एक जोड़ा। और दूसरी होती है पैरोटिड। पैरोटिड का मतलब होता है कान के सामने वाले इस हिस्से में आपके एक एक सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाएगी। तीसरी होती है आपके केस में, तीसरी पाई जाएगी, एक होती है मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सॉरी, मतलब जबड़ा जो होता है नीचे वाला जबड़ा, क्योंकि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको आप मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। तो मैंडिबुलरी, मैंडिबुलरी का मतलब आपके ये जो जबड़े होते हैं इनके कॉर्नर पर, यहां पर एक एक सैलाइवरी ग्लैंड दोनों साइड होती है, मतलब एक जोड़े ये होगी। और चौथी होती है, सॉरी, सबलिंगुअल, लिंगुअल टंग को बोलेंगे, और सब का मतलब नीचे। अगर कहीं सुप्रा आता है तो ऊपर, इंफ्रा आता है तो नीचे, ऐसे ही सब आता है तो नीचे। तो सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब टंग, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे एक एक जोड़ी, एक यहां और एक यहां, मतलब एक जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे केस में, अपने केस में इंफ्रा ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल नहीं पाई जाती है। और ये जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है, यहां से इनकी अपनी अपनी सैलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स निकलती हैं, और वो डक्ट सैलाइवा को माउथ तक लाने का काम करती है, या बक्कल कैविटी तक लाने का काम करती हैं। और जब भी खाना आप खाते हो तो उस केस में, या खाने की सोच के, 2 प्रकार के सीक्रेशन इसके होते हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता है,
इसमें जो अगर देखें तो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो दो प्रकार से काम करती हैं। एक होती है कंडीशनल सीक्रेशन और दूसरा होता है अनकंडीशनल सीक्रेशन। ठीक है, कंडीशनल सीक्रेशन की अगर बात करें तो जब भी कोई खाना आप खाओगे तो जैसे ही वो आपकी बकोफेरेंजियल जो कैविटी है उसको जैसे ही टच होगा वो सैलाइवरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं और अपना सैलाइवा सीक्रेट करती हैं। इसको बोलेंगे कंडीशनल, मींस खाना आपने जब खाओगे। दूसरा होता है कि खाने के बारे में सोचकर या किसी चीज पे टीवी पे या कहीं पिक्चर हॉल में आपने खाना देखा और आपके मुंह में लार आ गई, या किसी खाने की खुशबू से आप अगर सैलाइवा सीक्रेट होता है मुंह में तो उसको बोलेंगे अनकंडीशनल, मींस उसमें खाना उपस्थित नहीं है, उसकी सोच से, उसकी खुशबू से, उसके दिखने से अगर सैलाइवा का सीक्रेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे अनकंडीशनल। तो दोनों प्रकार का कंट्रोल सैलाइवरी ग्लैंड्स पर होता है, एक कंडीशनल और हार्मोनल कंट्रोल इस पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये स्टिमुलेट होकर ग्लैंड्स जो होती है अपना सैलाइवा सीक्रेट करती हैं। तो यहां पर पाई जाने वाले जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है उनसे जो सैलाइवा सीक्रेट होता है उसमें जो पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर स्टार्च आपके फूड में है और उसके ऊपर सैलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो काम करता है, और ये सैलाइवरी एमाइलेज और यू कैन से टाइलिन, या इसका दूसरा नाम लिया जा सकता है टाइलिन जो इसका कॉमन नेम है। तो स्टार्च का मतलब आपने जो भी खाना खाया उसमें अगर वो चावल है, गेहूं है, ब्रेड है, तो उन सब में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। उस स्टार्च को जैसे ही सैलाइवा मिक्स होगा तो सैलाइवरी एमाइलेज उसके ऊपर काम करेगा, और ये जो स्टार्च है ये पॉलीसैकेराइड है। कैसा है नेचर में? पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मचमोर और सैकेराइड का मतलब शर्करा, मतलब शर्करा के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ एक कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च सैलाइवा के साथ जैसे ही मिलेगा सैलाइवरी एमाइलेज उसके ऊपर काम करेगा एंड इट चेंज इनटू द माल्टोज। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? माल्टोज में। और माल्टोज जो है वो नेचर में डाइसैकेराइड है, मींस दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना हुआ माल्टोज होता है। अब अगर आप देखेंगे कि आपने कोई भी एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और उसको चबाया तो शुरू में उसका कोई टेस्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसको चबाते रहोगे तो ये जो स्टार्च होता है उसमें सैलाइवा मिक्स होता रहेगा, वो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके और माल्टोज में परिवर्तित कर देगा। अगर आपने कंटिन्यू उसको मुंह में रखा और रोटेट करते रहे, चबाते गए, तो ये माल्टोज जो होता है ये माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाइसैकेराइड है तो ग्लूकोज के दो अणु, ठीक है ना, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। मोनोसैकेराइड ये टेस्ट में मीठा होता है, ग्लूकोज जैसे कि आप जानते हो टेस्ट में मीठा होता है। तो अगर ब्रेड या रोटी का टुकड़ा आपने लिया, शुरू में उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन लगातार आप चबाते रहोगे तो वो बाद में आपको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देगा। कारण होता है कि जो माल्टोज होता है डाइसैकेराइड वो भी माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और वो फिर अपना आप स्वीट टेस्ट आपको देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्टार्च सैलाइवरी एमाइलेज की उपस्थिति में ज्यादातर केस में, मतलब 90% केस है, 90 से माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड किसी उपस्थिति में सैलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन की उपस्थिति में। हाँ, अगर लगातार उसको तो उसका कुछ भाग माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से हल्का सा स्वीट टेस्ट आएगा। तो यहां पर सैलाइवा की हेल्प से जो फूड आपने कंज्यूम किया वो मैस्टिकेट होकर उसका एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, और पेस्ट आपने फील किया होगा कि वो अपने आप में एक है ना लुगदी जैसा बन जाता है, और वो लुगदी जो होता है उसको आप फिर ऐसे स्वेलिंग करते हैं, निगलते हैं। निगलने के बाद वो बक्कल कैविटी से वाया फेरिंग्स, जो कि एक पतली सी नॉन मस्कुलर ट्यूब है जो बक्कल कैविटी को एसोफेगस से जोड़ने का काम करती है, मींस ग्रेसनी जो होती है वो माउथ को ग्रेसिका से जोड़ने का काम करेगी। तो वहां से वो फूड बॉलस फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है। इसको क्या नाम देंगे? बॉलस फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ेगा और फेरिंग से होता हुआ कहां जाएगा? एसोफेगस में।
तो ये तो हो जाएगा डाइजेशन इन माउथ, तो माउथ के अंदर डाइजेशन हो गया। दूसरा लेंगे डाइजेशन इन फेरिंग्स, फेरिंग्स में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं पाया जाता है या कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। वहां पर से वो आगे बढ़ेगा एसोफेगस की तरफ। एसोफेगस को देखें तो एसोफेगस में या ग्रेसिका में भी किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेसिका जो होती है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से स्टोमक को जोड़ने का काम करती है, आमाशय को जोड़ने का काम करती है। तो ग्रेसिका जो होती है उसकी दीवार मस्कुलर होती है और उसमें दोनों प्रकार की मांसपेशियां मींस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, या आप कहोगे वर्तुलाकार और लंबवत, दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें उसकी दीवार में अंदर की तरफ सर्कुलर और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। ये मांसपेशियां जो होती हैं वो लगातार अल्टरनेट वे में, एकांतर क्रम में, पहले अगर मान के चलें कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होती हैं, और अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। मींस एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी रिलैक्स होती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फर्स्ट रिलैक्स होती है। तो इस प्रकार से यहां पर एक प्रकार के मूवमेंट्स डेवलप होते हैं, उसमें एक गतियां उत्पन्न होती हैं, उनको पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलेंगे या क्रमांकुंचन गतियां बोलते हैं। क्रमांकुंचन गतियां जैसे भाई मान के चलो कि यहां से ये खाना इस तरह से बक्कोफेरेंजियल कैविटी से यहां एसोफेगस में एंटर किया, ठीक है ना, बॉलस फॉर्म में, तो यहां इसकी जो एसोफेगस की दीवार होती है इस तरह से यहां चौड़ाई में बढ़ जाएंगी। आगे जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ये पीछे से फिर सक्रिय हो जाएगी। यहां पर जैसे ही यहां से सक्रिय होगी तो इसके ऊपर ये दबाव बढ़ेगा, ये खाना आगे बढ़ता चला जाएगा, ये वाइड होती चली जाती है, पीछे से नैरो, तो उस खाने को ऐसे धक्का लगता है, तो उसको प्रोपल्सन फोर्स, उसको एक धक्का लगता है, और ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट की हेल्प से वो खाना एसोफेगस में जैसे ही एंटर करेगा आमाशय तक पहुंचा दिया जाता है। तो जो आमाशय होता है आपका वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में वो एसोफेगस खुलती है और आमाशय को आगे 3 भागों में बांटा गया है। उसका जो भाग एसोफेगस से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कार्डियक स्टोमक। दूसरा जो बेसिक पार्ट है उसका, जिसका ज्यादातर आमाशय का भाग बना बोलता है, उसको बोलते हैं फंडिक स्टमक। और तीसरा जो पार्ट जो कि डियोडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसको बोलेंगे पाइलोरिक, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टोमक। इस स्टोमक या इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो दीवार होती है वो काफी मस्कुलर होती है, और इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में या इसके म्यूकोसा और सबम्यूकोसा में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर कार्डियक स्टोमक की बात करें तो यहां पर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती हैं। उसके अलावा फंडिक जो स्टोमक होता है इसमें सर्कुलर कॉम्प्लेक्स टाइप की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि कॉलुमनार सेल्स या स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है। उन स्तंभाकार कोशिकाओं में नेचर में सिक्रेटरी होती हैं और दोनों प्रकार की चीजें, मींस ये 2 प्रकार की, खासतौर पे 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, जिनमें से एक होती है चीफ सेल्स या इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स, और जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स, चीफ सेल, सेंट्रल सेल या जाइमोजन सेल्स। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बेसिकली एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती हैं, और जो स्टोमक या गैस्ट्रिक जूस में जो बेसिक एंजाइम्स पाए जाते हैं 3, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, और तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों के तीनों जो एंजाइम्स हैं इन चीफ सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं। इनको केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है, जाइमोजन सेल्स के। अब अगर देखें तो ये जो फंडिक स्टोमक है इसमें बेसिकली ये कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा एक दूसरी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको पेरिफेरल कहेंगे या ऑक्जेंटिक सेल्स कहा जाता है। और ये ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार का अम्ल जो कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है उसको स्रावित करने के काम करेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिफेरल सेल्स।
तो जो फंडिंग पार्ट है स्टोमक का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें ये ग्लैंड्स दोनों की दोनों पाई जाती हैं। हाँ, पाइलोरिक भाग में देखें तो इसमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर टाइप की होती हैं, और यहां पर ये सिंपल ट्यूबुलर टाइप की होती हैं, और ये ट्यूबुलर टाइप की होती है, यूनिसेलुलर। तो ये भी तीनों की तीनों में जो पाई जाती है वो स्तंभाकार कोशिका से बनी होती है, लेकिन कार्डियक स्टोमक में जो ग्लैंड पाई जाती हैं वो ग्रेनुलर सेल्स की, कोलुमनार सेल तो होती है लेकिन ग्रेनुलर, उनका साइटोप्लाज्म होता है, कणिकामय होता है। तो इस प्रकार से ये म्यूकस सिक्रेट करने का कार्य करेंगे। म्यूकस के साथ साथ ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होती है उसको सिक्रेट करती है। साथ ही इस पार्ट में पाई जाने वाली जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl सिक्रेट करने का काम करेंगी। तो ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों के तीनों इसके फंडिंग पार्ट से सिक्रेट होने का काम करेंगे। ठीक है। अब पाइलोरिक स्टोमक से सिक्रेट होने वाले जो सिक्रेटिन नामक सब्सटेंस है वो डियोडिनम को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, उसको कहेगा कि आप सिक्रेशन, खाना आ गया, आप सिक्रेशन स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा ये जो HCl होता है, ये HCl इस फूड की एसिडिटी को चेंज करता है, और इसकी pH वैल्यू लगभग 1.6 से 2.2 तक होती है। मींस खाने को स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनाने का काम करता है, और इस एसिडिक मीडियम में ही ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये तीनों काम करते हैं। जैसे ही इसका मीडियम चेंज होता है, मींस ये खाना जैसे ही यहां से निकल के और डियोडिनम में एंट्री करेगा तो वहां पर पैंक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सीक्रेशन होते हैं उसकी वजह से इसका मीडियम चेंज होकर बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक एसिड, ये गैस्ट्रिक लाइपेज, ये HCl की उपस्थिति में ही काम करते हैं।